हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दोहरा चरित्र सबके सामने आया है। दोस्तों, खालिस्तान आतंकवाद पर लिख दिया आर्टिकल, विवाद बढ़ा तो डर के मारे आर्टिकल को डिलीट कर दिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि इसने भी टेक दिए घुटने खालिस्तानियों के सामने। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों, खुद को फ्री स्पीच का समर्थक कहने वाला ये संस्थान कैसे खालिस्तानियों के दबाव में आ गया। तो वहीं आपको बताएंगे यूक्रेन के समर्थन में आए सारे यूरोपीय देश मिलकर देने लगे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी धमकी, कहने लगे अरे तुमसे ज्यादा आर्मी हमारे पास है, हम चाहे तो हमसे बड़े ताकतवर तुम नहीं हो। तो वहीं दूसरी ओर दूसरे देश ने अमेरिकी सेना को फ्यूल सप्लाई बंद करने की धमकी नहीं दोस्तों, फैसला ही ले लिया। बताएंगे किसने ये फैसला लिया है। वहीं तीसरी ओर यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ देगा ब्रिटेन। दोस्तों, बताएंगे कैसे जेलेंस्की का जोरदार हुआ उस बेइज्जती के लिए यूरोपीय देशों ने जोरदार स्वागत कर दिया, जिसने डोनाल्ड ट्रंप और पूरे अमेरिका को चौंका कर रख दिया है। बताएंगे क्या है बड़ी खबरें, साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को ही होगा नुकसान। दोस्तों, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि खालिस्तानियों को जवाब देने का समय आ चुका है और भारत को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक दोहरा चेहरा चरित्र सामने आया है। खुद को फ्री स्पीच का समर्थक कहने वाला यह संस्थान ने खालिस्तानियों के दबाव में आकर खालिस्तानी आतंकवाद और इससे भारत कनाडा के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर लिखे गए एक लेख को हटा दिया है। दोस्तों, इस आर्टिकल को अनपब्लिश करने पर यानी पब्लिकली हटा देने पर यूनिवर्सिटी की कड़ी आलोचना की जा रही है। खालिस्तान से जुड़ा यह आर्टिकल यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू में छापा गया था। इसे जिन्ना ढिल्लन नाम के एक स्टूडेंट ने लिखा था और इस लेख का शीर्षक था यानी टाइटल था अ थॉर्न इन द मैपल, हाउ द खालिस्तान क्वेश्चन इज रीशेपिंग इंडिया कनाडा रिलेशन। इस आर्टिकल को 15 फरवरी 2025 को हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू में पब्लिश किया गया था। लेख में भारत में बढ़ते खालिस्तानी आतंकवाद, कनाडा में इसका उदय और इससे भारत कनाडा में प्रभावित होते रिश्ते के बारे में बताया गया था। आर्टिकल को 22 फरवरी 2025 को अनपब्लिश कर दिया गया यानी कि हटा दिया गया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर खालिस्तानियों का तगड़ा वाला दबाव था और ऐसे में अपने आप को फ्री स्पीच का समर्थक कहने वाला यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक बार फिर से अपने इस दोहरे चरित्र की वजह से एक्सपोज हो गया है। दोस्तों, इस पर आपका कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इन संपादकों पर माना जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक सिख संगठनों और हार्वर्ड के सिख पादरी हरप्रीत सिंह का काफी ज्यादा दबाव था, इसीलिए यह फैसला लिया गया। अब आज के बाद आप ये कह सकते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी सिर्फ कहने के लिए फ्री स्पीच का समर्थक है। रियलिटी हमने आपको बता ही दिया है। दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर यूक्रेन के समर्थन में आया 3.6 करोड़ आबादी वाला यह देश और दे डाली ट्रंप को धमकी, कह दिया अमेरिका से ज्यादा सेना हमारे यूरोप के पास है। जी हां, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में यूरोपीय नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के कारण पैदा हुए हालात का समाधान निकालना है। इस सम्मेलन में शामिल होने से पहले पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यूरोप को विश्वास करना चाहिए कि वो एक प्रमुख सैन्य शक्ति हो सकता है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यूरोप में 2.6 बिलियन प्रोफेशनल आर्मी है, जो अमेरिका, चाइना या रशिया से अधिक है। फाइटर प्लेन और तोपे भी यूरोप के पास बहुत है। आज यूरोप में साहस की कमी नजर आ रहा है। यूरोप को अपनी ताकत समझनी होगी। दोस्तों, दरअसल ब्रिटेन, फ्रांस ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दुत्कार का बदला लिया है जब उन्होंने जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाई थी। जेलेंस्की का जोरदार स्वागत किया गया इन देशों के द्वारा। यूरोप के द्वारा युद्ध विराम पर योजना बनाई जा रही है। जी हाँ, ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन एक युद्ध विराम योजना पर काम करने के लिए सहमत हो चुके हैं, जिसे अमेरिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये जानकारी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दी। स्टारमर ने युद्ध समाप्त करने पर चर्चा के लिए यूरोपीय नेताओं के साथ रविवार को आयोजित शिखर सम्मेलन से पहले ये बात कही। स्टारमर ने कहा कि यह योजना 4 देशों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद सामने आई है। तो वहीं जेलेंस्की का बदला लेते हुए नॉर्वे की कंपनी
अमेरिकी सेना को नहीं करेगी फ्यूल सप्लाई। नॉर्वे की एक तेल और शिपिंग कंपनी ने देश के बंदरगाहों पर रुके अमेरिकी सैन्य बलों की फ्यूल सप्लाई पर तुरंत रोक लगाने की घोषणा की है। कंपनी का ये फैसला शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के तनावपूर्ण बैठक से के सीधी प्रतिक्रिया के रूप में आया है। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि आज हमने टीवी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सबसे खराब शो को देखा। हालांकि अमेरिका की तरफ से एक टीवी शो दिखाया, लेकिन इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति को खूब तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस दौरान धैर्य रखा और शांत रहे। इसका नतीजा ये रहा कि कंपनी ने घोषणा कर दी कि हमने नॉर्वे की बंदरगाहों पर पहुंचने वाले अमेरिकी जहाजों और नॉर्वे में अमेरिकी सेना की फ्यूल सप्लाई को तुरंत रोक लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि कंपनी ने अपने फेसबुक पेज पर हैवी ट्रैफिक को देखते हुए पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो वहीं यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपया देगा ब्रिटेन। दोस्तों, कीर स्टारमर ने कहा कि जेलेंस्की का समर्थन हम दुगना करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देंगे, जिससे यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। यानी कि दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जैसे यूरोप देश को पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के साथ यूक्रेन के संबंध खराब हो चुके हैं, ऐसे में इस मौका का फायदा उठाते हुए पूरा यूरोप जेलेंस्की के साथ खड़ा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए उस अपमान का बदला लेने में जुट गया है। और अब पूरा यूरोप कह रहा है कि हम आपके युद्ध को रुकवाएंगे, हम युद्ध रोकने के प्लान पर काम करेंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जेलेंस्की का लंदन में पुरजोर तरीके से, जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। आपने देखा होगा अमेरिका में उनका स्वागत तो दूर की बात, सही तरीके से फोटो सेशन भी नहीं हो पाया और अमेरिका में सारी चीजें जेलेंस्की की जल्दी में रही। लेकिन दोस्तों, सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से ब्रिटिश ने जेलेंस्की का स्वागत किया, यूरोप ने स्वागत किया। ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका वाला फायदा ये यूरोप देश उठाएंगे यूक्रेन से। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? क्योंकि है तो ये डिप्लोमेसी ही, है तो ये इंटरनेशनल राजनीति ही, क्योंकि ये चीज इंटरेस्ट पर काम करती है। जरूर इन यूरोप देशों का भी अब यूक्रेन से कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट होगा, जो हम आपको अगली खबर में बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आपको क्या लगता है अपनी राय और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बांग्लादेश के सामने मंडरा रहा खतरा, भारत के अंधे विरोध में मोहम्मद यूनुस कर देंगे देश का बेड़ा गर्क। पाकिस्तानी ISI का जिहादी प्लान क्या है आपको बता दें। बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के नाम पर साथ आए तमाम गुटों और राजनीतिक पार्टियों के बीच अब सत्ता को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान के 25 फरवरी को की गई टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि देश में सब ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपस में लड़ना बंद नहीं हुआ तो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। ढाका में सेना के एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया जनरल वकार का बयान बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति की साफ स्वीकारोक्ति थी। बांग्लादेश में BNP और जमात इस्लामी समर्थित कट्टरपंथी युवा ताकतों के बीच सत्ता के कब्जे की खुली लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार केवल दर्शक बनकर रह गई। मौजूदा स्थिति ऐसी है कि इस्लामिस्टों के साथ मिलकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की दंगाई भीड़ के सामने पुलिस पूरी तरह अप्रभावी है। कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे सेना पर भी हमला बोल रहे हैं। पिछले महीने ही कॉक्स में एयरफोर्स के बेस पर हमला हुआ था। इस बीच बांग्लादेश में भारत को निशाना बनाने की कट्टरपंथी योजना का खुलासा हुआ है। इसे तैयार करने में पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी, खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, जो 1971 में पाकिस्तान की शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए तिलमिला रहा है। इसी साल जनवरी के आखिर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टॉप अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया था। ISI ने पाकिस्तान के डीप स्टेट एजेंट को बांग्लादेश में सक्रिय कर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा ये पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी ISI, और भारत इसको जब चाहे तब घुटनों पर लाकर माफी मंगवा सकता है, तो सामने लाइक का बटन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक दबा करके कमेंट में मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारतीय संस्कृति का किया सम्मान तो विवेक रामास्वामी पर भड़के अमेरिकी, बताया एंटी अमेरिकन, कह दिया कभी गवर्नर नहीं बन पाओगे तुम। जी हाँ, गवर्नर की रेस में सबसे आगे चल रहे
रामास्वामी पुराने वीडियो पर ट्रोल होते नजर आए हैं। अमेरिकी लोग कह रहे हैं कि तीसरी दुनिया के चाचा है रामास्वामी। बता दें, हाल में ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई चर्चित मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति की को इसलिए भी आलोचना सुननी पड़ी थी क्योंकि वो सूट पहनकर ट्रंप से नहीं मिले थे। ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ प्रेस से सामना करते समय तो एक अमेरिकी पत्रकार ने जेलेंस्की से सूट न पहनने को लेकर सवाल ही पूछ लिया था। अब ट्रंप के सहयोगी और अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल रहे भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। रामास्वामी पर एंटी अमेरिकन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। विवेक रामास्वामी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें अपने घर पर नंगे पैर इंटरव्यू देते दिखाया गया है। इसके लिए भारतीय अमेरिकी उद्यमी रामास्वामी को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विवेक रामास्वामी का अपने घर में नंगे पैर बैठने को असभ्य और एंटी अमेरिकन कहा जा रहा है। हालांकि ये इंटरव्यू दोस्तों पिछले साल का है, लेकिन तब भी अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। कुछ अमेरिकी यूजर्स लिख रहे हैं कि विवेक कभी भी ओहायो के गवर्नर नहीं बन सकते, ये अमेरिका के लिए अस्वीकार्य है। एक अन्य यूजर ने कहा, यानी अमेरिकन ने कहा कि विवेक को कम से कम मोजे तो पहनने ही चाहिए थे। उसने लिखा कि शायद जब आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में किसी पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो कम से कम मोजे तो पहन ही लेने चाहिए। तो वहीं दोस्तों काफी मात्रा में विवेक रामास्वामी के समर्थन में दिखाई दिया अमेरिकन। इतना ही नहीं, भारतीय भी खुलकर सपोर्ट में खड़े रहे रामास्वामी के। क्या आप भी दोस्तों उस इंटरव्यू का स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने नंगे पैरों इंटरव्यू दिया? अगर आप भी मानते इससे कुछ नहीं होने वाला, इंसान का कर्म ही देखा जाता है, तो अपनी राय बच्चे दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं जहां पर ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। तालिबान से दोस्ती आखिर क्यों कर रहा है भारत? चीन पाकिस्तान के संबंधों का क्या है इसमें गणित आपको बता दें। भारत अफगानिस्तान में काबिज तालिबान के साथ और अधिक निकटता से जुड़ने के लिए तैयार है। तालिबान ने भी अपने शीर्ष प्रतिनिधियों को दिल्ली भेजने में रुचि दिखाई है। विशेषज्ञ इस कदम को क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए एक रणनीतिक जवाब के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इससे अनजाने में तालिबान के शासन को वैध बनाने का भी जोखिम है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत सरकार द्वारा काबुल के साथ संबंधों को फिर से बनाने के लिए दिल्ली के चल रहे प्रयासों के तहत जल्द ही तालिबानी अधिकारी की मेजबानी करने की उम्मीद है। जी हाँ, भारत पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान को विकास सहायता प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रदाता बन चुका है, जिसमें सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बांध बनाना शामिल है, जबकि कई विकास परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना भी भारत की ओर से शामिल है। दूसरी ओर अफगानों के मन में भारत के लिए काफी ज्यादा इज्जत मानी जाती है। हर एक देश के मुकाबले सबसे ज्यादा भारत के लिए इज्जत है और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि तालिबान से दोस्ती बढ़ा रहा है अपना भारत, ताकि पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब दे सके। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप के घर के ऊपर से अचानक गुजरे 3 विमान, मच गया हड़कंप। आसमान में पहुंचे F-16 ने दागे फ्लेयर्स। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित नो फ्लाइंग जोन रिजॉर्ट के ऊपर 3 जहाजों को उड़ता देखा गया, जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्टिव हो गई। ये विमान डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट के ऊपर से होकर गुजरे। इसके बाद तुरंत अमेरिकी एरोस्पेस रक्षा कमान नोराड ने F-16 विमानों को वहां भेजा। डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक F-16 फाइटर जेट ने फ्लेयर्स तैनात कर 3 सिविलियन विमानों को इलाके से बाहर निकाला। इन 3 नागरिक विमानों ने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के मारे लागो रिजॉर्ट के ऊपर एयर स्पेस का उल्लंघन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की ओर से नियमों का उल्लंघन सुबह 11:05 दोपहर 12:10 और 12:50 पर किया गया। अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर यह विमान पाम बीच एयर स्पेस पर क्यों उड़े। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी घटना कई बार हुई है दोस्तों। बता दें, भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को ही होगा नुकसान। जी हाँ, इंडिया पर क्यों डिपेंड है अमेरिका? बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के फार्मास्यूटिकल के निर्यात पर टैरिफ लगाने को लेकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के भारत के फार्मास्यूटिकल के निर्यात पर टैरिफ लगाने से न सिर्फ अमेरिका में दवाएं महंगी होंगी, बल्कि अमेरिका में भारतीय दवाओं की कमी भी हो सकती है। भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर बोले तो MD और चेयरमैन दिलीप सांघवी ने कहा कि उनकी कंपनी अमेरिका को $1 से $5 के बीच दवाएं बेचती है और ऐसे में अमेरिका की तरफ से 10 से 25% टैरिफ लगाने से कीमतों में बदलाव होगा। इसके अलावा टैरिफ बढ़ जाने से मैन्युफैक्चरर्स पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर भारत पर ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को ही बड़ा नुकसान होने वाला है, भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उधर दोस्तों आपको बता दें, 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में आज से शुरू होगा बजट सत्र। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की खास बैठक, तैयार की रणनीति। जी हां, 7 सालों में जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले बजट सत्र के एक दिन
दिन पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा करने के लिए गठबंधन दलों की एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। 3 मार्च को 40 दिवसीय बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी। पिछले साल अक्टूबर में सत्ता संभालने के बाद सरकार का ये पहला बजट होगा, जिसे मुख्यमंत्री 7 मार्च को पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा न होने के कारण पिछले 5 बजट संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए थे, जबकि जून 2018 में पीडीपी भाजपा सरकार के गिरने के बाद तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2019-20 के खातिर बजट पारित करने के लिए राज्य प्रशासनिक परिषद का नेतृत्व किया था। दोस्तों वहीं बता दें, शहरी के बिना ही रोजा शुरू करने को मजबूर हुए पाकिस्तानी। रमजान में नहीं मिल रही है एलपीजी सिलेंडर। जी हां, पाकिस्तान के कई शहरों में रमजान के पहले शहरी के दौरान लोगों को गैस की कमी का सामना करना पड़ा। इससे उन्हें अपना सुबह का भोजन शहरी बनाने में दिक्कत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस कंपनियों की ओर से गैस सप्लाई का दावा किया गया था, मगर कई लोगों के ने इसकी कमी की शिकायत की। कराची और रावलपिंडी सहित विभिन्न शहरों के निवासियों को शहरी के पहले दिन पूरी तरह गैस आपूर्ति बंद होने की स्थिति का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। अमेरिका से जताई अब ये उम्मीद। दोस्तों, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका से लोकतंत्र, मानवाधिकारों और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराने की अपील की है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइम्स पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में इमरान खान के नाम ये संदेश साझा किया गया है। इमरान खान ने लेख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी राजनीतिक वापसी के लिए बधाई दी। उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग और स्थिरता बढ़ाने की उम्मीद जताई। इमरान खान ने यह भी कहा कि संघर्ष और उग्रवाद को रोकने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि लेख वास्तव में इमरान खान ने लिखा है या नहीं लिखा है और ये टाइम पत्रकार तक कैसे पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, अगर वैसे ही में लिखा होगा तो वो अपना समय बड़े अच्छे से काट सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, अवश्य लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां अवैध इमिग्रेशन पर यानी अवैध अप्रवासियों पर ट्रंप ने कसी लगाम। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर 3000 और अधिक सैनिक तैनात। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अवैध इमिग्रेशन को लेकर लगातार सख्ती बरत रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका मैक्सिको सीमा पर करीब 3000 और अधिक सैनिक भेज रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम अवैध इमिग्रेशन पर लगाम लगाने। बता दें कि ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भी अवैध इमिग्रेशन को रोकने का वादा किया था और जब उसको पूरा करने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। पेंटागन ने घोषणा की है कि उनके रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने मिशन के लिए एक स्ट्राइक ब्रिगेड फाइटर टीम और एक सपोर्ट एविएशन बटालियन का आदेश दिया है। आने वाले हफ्तों में सेनाएं लगभग 2000 फ्रीज की सीमा पर पहुंच जाएगी। जी हां, रक्षा विभाग के बयान में तैनाती के आकार का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे लगभग 3000 बताया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर मुसलमान और ईसाई से नहीं लेफ्ट लिबरल लोगों से है हिंदुओं को खतरा। जी हां, असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई से नहीं बल्कि लेफ्ट लिबरल से खतरा है। हिमंता बिश्व शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों का भाषण जब मैं सुनता हूं तो वो समझते हैं कि जब से हमने संविधान को स्वीकार किया तब से भारतवर्ष की शुरुआत हुई, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत एक सभ्यता है जो 5000 वर्ष पुरानी है। औरंगजेब जिसने प्रण किया था कि वो हिंदू धर्म को खत्म करेगा, हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन खुद खत्म हो गया। अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएंगे तो मैं तो कहूंगा आप खत्म हो जाएंगे, हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, भारत के दोस्त देश से क्यों उलझ रहा वेनेजुएला। तेल ब्लॉक में जबरदस्ती भेजा नौसैनिक जहाज, बढ़ा दिया तनाव। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के 2 देशों में तेल को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। इनमें से एक देश भारत का करीबी दोस्त है। इस देश के राष्ट्रपति तक भारतीय मूल के हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की यात्रा की थी, जहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। भारत के इस दोस्त देश का नाम गुयाना है, जिसका पड़ोसी देश वेनेजुएला से तेल ब्लॉक को लेकर विवाद चल रहा है। दक्षिण अमेरिकी पड़ोसी लंबे समय से इस विवाद में उलझे हुए हैं कि 1,60,000 वर्ग किलोमीटर के एसेक्विबो का क्षेत्र का स्वामित्व किस देश के पास है। ये मामला फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां अमित शाह जी के साथ बैठक के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। अनमोल बिश्नोई गोल्डी बरार को लेकर प्लान हुआ तैयार। जी हां, दिल्ली पुलिस संगठित अपराध से निपटने और देश विदेश की जेलों से अपने गतिविधियां संचालित कर रहे गैंगस्टर पर नजर रखने के लिए प्रयास तेज करने की योजना बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने के
के एक दिन बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता वाली बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी शामिल हुए। जी हाँ, समीक्षा में राष्ट्रीय राजधानी में उभरते अपराध परिदृश्य से निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था की रणनीतियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सूत्रों के मुताबिक शनिवार की बैठक में निर्णय लिया गया कि नए अपराधियों की सूची तैयार की जाएगी और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के उपाय किए जाएंगे, जिसमें बड़े से बड़े गैंगस्टर शामिल है। वहीं बता दें, बीजेपी शिवसेना एनसीपी में कोई कोल्ड वार नहीं है, महायुति में सब कुछ ठीक है। जी हाँ, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तोड़ी चुप्पी ये कहते हुए दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को महायुति गठबंधन को लेकर विपक्ष के अफवाहों पर विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार में सब ठीक है और सत्तारूढ़ सहयोगी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं है। उन्होंने इसे अफवाह करार दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दावा किया कि महायुति सहयोगियों के बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं है। वहीं चाय बैठक को विपक्ष द्वारा बहिष्कार किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी टिप्पणी की। अजित पवार ने कहा कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने परंपरागत चाय बैठक का बहिष्कार करने की परंपरा जारी रखी है। अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, महादेव जी का किया जलाभिषेक। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गृह राज्य गुजरात की 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन रविवार को गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और देशवासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जामनगर जिले में पशु बचाव, संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा का दौरा किया। बाद में पीएम मोदी जी ने प्रभास पाटन स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम शिव मंदिर में दर्शन किया और प्रार्थना की। ऐसे में आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, राम मंदिर अयोध्या में आज से बदले जा रहे हैं दर्शन के नियम। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हाल ही में कमी आई है। पहले जब राम मंदिर के निर्माण के बाद लाखों भक्त अयोध्या पहुंचते थे, तब हर दिन 3 से 4 लाख श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन पिछले 1 से 2 महीनों में ये संख्या घटकर 2 से 2.5 लाख के आसपास पहुंच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले श्रद्धालु गेट नंबर 3 से मंदिर में प्रवेश करते थे और इसी गेट से बाहर निकलते थे। अब नया फैसला लिया गया है कि श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि पथ से मंदिर में भेजा जाएगा और बाहर निकलने के लिए अंगद टीले के पास बने नए गेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही गेट नंबर 3 को बंद कर दिया जाएगा। इसी बीच दोस्तों, जय श्री राम कहते हुए ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी अवश्य बताइएगा कमेंट में कि आप लोग हमारी खबर को पसंद करते हैं कि नहीं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।